हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के संपूर्ण मानचित्र को एक ही वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो आपकी सिलेबस में मैप है उसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट रूप से कलेक्ट किए हैं। और इनकी लोकेशन को हम आज देखने वाले हैं कि चाहे वर्ल्ड के मैप हो हिस्ट्री में, चाहे इंडिया के मैप में हो, इनकी हम चैप्टर वाइज क्या है लोकेशन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद क्या है कि आपके जो सारे मैप है वो कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएंगे, यानी कि हमें 5 अंक पूरा मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कमेंट भी करके आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं मैप को, चैप्टर वाइज लोकेशन को। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर वाइज सभी लोकेशन को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 9 सोशल साइंस के मैप को कर रहे हैं। इसमें हम हिस्ट्री को देख रहे हैं मैप वर्क। तो चैप्टर पहला हमारा था क्या कि फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में हमें क्या है, कुछ जगह को क्या है फ्रांस के मानचित्र में दर्शाना है, जिसमें क्या है बोर्डेक्स को है, नांते, पेरिस और मार्सिलेस। तो चलिए हम देखते हैं कि मैप में इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इस मैप में हम देख रहे हैं कि फ्रांस का हमारा मानचित्र है। तो फ्रांस के मानचित्र में आप सही तरीके से क्या है, इन चारों पैलेस को आप देख लीजिए कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, जिससे क्या है आपसे गलती न होने पाए। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्या पेरिस है यहाँ पर फिल किया गया है। फिर नांतिस की लोकेशन को अभी आप देख लीजिए, साथ ही साथ बोर्डेक्स की लोकेशन को और मार्सिलेस की लोकेशन को फ्रांस के मैप में आप देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी मैप आपको एक ही वीडियो में देना है। इसलिए क्या है, अगर हम एक वीडियो पे या एक चैप्टर पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसका आप ध्यान रखें। तो चलते हैं हम सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है, सेकेंड चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि हमारा जो चैप्टर सेकेंड है ये क्या है कि यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति। इससे संबंधित हमें क्या है कुछ स्थानों को देखना है। तो इसमें सबसे पहले आप जान लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हुआ था कि दो महान शक्तियाँ थी, एक केंद्रीय शक्तियाँ, दूसरा क्या है मित्र राष्ट्र। जो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी को हम देखेंगे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की में क्या है ऑटोमन साम्राज्य। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या है हम विश्व के मानचित्र में इनकी लोकेशन को देखने वाले। तो चलिए देखते हैं इनकी लोकेशन को हम। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं केंद्रीय शक्तियों के बारे में देखने के लिए। केंद्रीय शक्तियाँ कहाँ कहाँ पे विद्यमान थी, इनकी लोकेशन कहाँ पर था। तो केंद्रीय शक्तियों में हम देखते हैं कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की कहाँ पर है। तो आप मैप में आप देख पा रहे होंगे कि जो जर्मनी हमारा है कि आप देख रहे हैं कि जो जर्मनी हमारा है यहाँ पर क्या है, ये इसकी लोकेशन है। आप सही तरीके से जर्मनी की लोकेशन को आप देख लीजिए, जिससे कि वर्ल्ड के मैप में फिल करने में आपसे कोई गलती न होने पाए। जहाँ तक कोशिश की गई कि आपको साफ साफ या क्लियर की लोकेशन पता चल जाए, तो थोड़ा सा आप इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिर ऑस्ट्रिया को हम देखना है, तो ऑस्ट्रिया हमारा यहाँ पर है। ये यहाँ पर आप आगे देख रहे हैं जो एरो दिया गया है, तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। फिर हंगरी, हंगरी भी इसी के ठीक जस्ट क्या है पूरब की तरफ है, तो इसे भी आप देखें। फिर इसके बाद तुर्की को आप देख रहे हैं कि इनकी लोकेशन तुर्की की ये है यहाँ पर। तो इसे भी सही तरीके से देखें कि तुर्की की लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड के मैप में। तो चलिए अब देखते हैं कि हम जो मित्र राष्ट्र हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये मित्र राष्ट्र में हमें फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और यूएस को देखना है। तो फ्रांस को आप देख रहे हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये आप फ्रांस की लोकेशन को आप देखिए, और साथ ही साथ जो इंग्लैंड है इनकी लोकेशन भी आप देखें कि इंग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड के मैप में। तो ये आपको ये तरीके से आपको दिख जाएगा कि इंग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है। फिर इसके बाद हमें रूस को देखना है। तो रूस जो ये ऑरेंज कलर में पूरा है ये फैला हुआ है, ये क्या आपका ये रूस है। तो इसे भी आप इसकी लोकेशन भी आप रूस की देख लीजिए। और साथ ही साथ जो हमारा यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को हमें देखना है, तो ये क्या आपका यहाँ पर है, ये आपका
है। तो इसी तरह से आप क्या है वर्ल्ड के मैप में केंद्रीय शक्तियाँ और मित्र राष्ट्र की लोकेशन को आप सही तरीके से देख पाएँ। तो चलिए हम नेक्स्ट मैप को देखते हैं। तो हम थर्ड चैप्टर को करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर में हमें क्या है नाजीवाद तथा हिटलर के उदय के बारे में देखने वाले हैं। इसे भी क्या है विश्व के मानचित्र पे आपको क्या है दर्शाना है। तो ये क्या है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में क्या थे जो प्रमुख देश थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपके क्या है धुरी राष्ट्र थे, जिसमें जर्मनी को देखना है, इटली और जापान जो हमारे सिलेबस में है। और मित्र राष्ट्र में हमें यूके, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका को देखना है। साथ ही साथ हमें ये बताना है कि नाजी साम्राज्य विस्तार के कौन कौन से क्षेत्र थे। इसमें ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम। तो चलिए हम इनकी लोकेशन को भी देखते हैं वर्ल्ड के मैप में। तो फास्टली तरीके से हम देखेंगे क्योंकि बहुत सारे मैप ऐसे हैं कि इनको भी हमें क्या है कंप्यूटर से तैयार करना है। तो हम देख रहे हैं कि तो सबसे पहले हम धुरी राष्ट्र को देखते हैं कि धुरी राष्ट्र में आपको जर्मनी, इटली और जापान। तो जर्मनी, इटली, जापान को हम देखते हैं। तो वर्ल्ड के मैप पे आप देख रहे हैं कि जर्मनी कहाँ पर तक है। तो ये जर्मनी की लोकेशन है, तो इसे भी आप सही तरीके से ध्यान दें। और के बाद फिर इटली, तो ठीक वही जर्मनी के क्या है दक्षिण की साइड की तरफ क्या है ये आपकी इटली है। तो इसकी भी लोकेशन को आप याद रखें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जापान कहाँ पर है। जापान हमारा क्या पूरब की तरफ है, तो इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिए ये वर्ल्ड के मैप में। तो चलिए हम देखते हैं मित्र राष्ट्र की लोकेशन को। तो जो मित्र हमारा राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र में सबसे पहले हम देखते हैं यूके के। तो मित्र राष्ट्र में यूके की लोकेशन है, आपको सही तरीके से आप देख लीजिए कहाँ पर है ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस की लोकेशन कहाँ पर है मैप में। तो ये फ्रांस हमारा है, तो इसे भी आप देख लीजिए इसी तरीके से, जिससे क्या है वर्ल्ड के मैप में आपको भरने में गलती ना आए। क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस केवल हमें क्या है इनकी जो लोकेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं लेना है, केवल हमें क्या है मैप में फाइंड करना है। सोवियत संघ के बारे में देखते हैं। तो सोवियत संघ फिर वही है, आप देख रहे हैं कि जो ऑरेंज कलर में ये फैला हुआ है विस्तार में, ये क्या है सोवियत संघ या रूस कह लीजिए आप। फिर नेक्स्ट क्या है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को भी आप लोकेशन देख लीजिए मैप में, ये यहाँ तक फैला हुआ है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब चलिए हम नेक्स्ट मैप में देखते हैं कि नासिक साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये आपका क्या है फ्रांस का मैप है, इसमें आप देख लीजिए हमें क्या देखना है इसमें है हमें केवल यहाँ पर क्या नासिक साम्राज्य के जो क्षेत्र को देखना है, जिसमें ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम। तो यहाँ पर एक एक करके हम इनकी लोकेशन को देखते हैं। और तो ये मैप में आप देख लीजिए ये आपका ये ऑस्ट्रिया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं पोलैंड को। तो ये आपका पोलैंड है। तो मैप में भी आप देख लीजिए पोलैंड कहाँ पर है। फिर ये आपका क्या है स्लोवाकिया कर लीजिए या चेकोस्लोवाकिया, सब दोनों एक ही है। फिर डेनमार्क को हम देखते हैं। डेनमार्क यहाँ पर क्या है छिटपुट छोटे मोटे ये देशों को मिलकर बना हुआ है, ये फैला हुआ है यहाँ तक। तो बाकी आप भाई आगे देखिए लिथुआनिया, लिथुआनिया कहाँ पर है, ठीक पोलैंड के ये ऊपर आपका है। तो इसकी भी लोकेशन को आप क्या है फाइंड आउट करके देख लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं कि फ्रांस, फ्रांस कहाँ पर है। तो ये आप देख लीजिए कि ये फ्रांस की लोकेशन है। तो इसे भी आप क्या है फाइंड आउट करिए, जिससे आपसे गलती ना होने पाए। हमें केवल इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं भी प्राप्त करना है। ये आपके बेल्जियम है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नाजी साम्राज्य के जो क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसे हमें क्या है वर्ल्ड के यानी कि फ्रांस के मैप में हमने इसे लोकेट कर लिया। चलिए हम देखते हैं अगले मैप में। केवल आपको क्या यहाँ पर लोकेशन को फाइंड करना है। अब हम चलिए करते हैं ज्योग्राफी में यानी भूगोल में आने वाले जो मैप है, क्योंकि अब तक हमने क्या है कि जो हिस्ट्री के जो आने वाले मैप है उनको हमने कंप्लीट रूप से तैयार कर लिया। तो ज्योग्राफी में पहला आपका चैप्टर क्या है भारत, भारत का यानी आकार और स्थिति। तो इस वीडियो में इस चैप्टर में हमें करना है कि भारत के राज्य इनकी राजधानियों को देखना है और इसके पड़ोसी देश को देखना है। साथ ही साथ कर्क रेखा और मानक मध्य रेखा को भी हमें भारत के मैप में इन्हें अंकित करना या पहचान करना। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले क्या है भारत के सभी जो राज्य हैं इनकी लोकेशन को ध्यान देना। आप ये छठी क्लास से करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम सभी राज्य को ना करके एक दो को देखेंगे, बाकी इसको आप सही तरीके से कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि राज्य हैं और उनकी जो है राजधानियाँ। तो आपको सबसे पहले ये कहा जाएगा कि आप किस तरह से मैप को आप तैयार करें।
तो सबसे पहले आप क्रम से ही मैप को देखते हैं कि सबसे ऊपर हमारा क्या ये लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी लेह हो गई। फिर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इसकी राजधानी श्रीनगर आपकी हो गई। फिर पंजाब या राज्य आपका है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ हो गई। हिमाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी शिमला हो गई। फिर उत्तराखंड है, इसकी राजधानी देहरादून हो गया। फिर हरियाणा देख रहे हैं, हरियाणा की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। फिर आप देख रहे हैं कि राजस्थान है, इसकी राजधानी जयपुर है। फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं कि गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। फिर क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी है। फिर कर्नाटक, कर्नाटक की देख रहे हैं, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर है। फिर आप बीच में आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। यहाँ पर उड़ीसा देख रहे हैं, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। फिर यहाँ पर तेलंगाना देख रहे हैं, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। फिर यहाँ पर क्या है आपका आंध्र प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है, अमरावती है। तो ठीक इसी तरह क्या है, सभी राज्यों की आप लोकेशन को देख के इनकी जो है राजधानियाँ आप याद कर लीजिएगा। यानी कि जब ये प्रैक्टिस करें लिख के, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, बिहार की राजधानी जो है पटना है, झारखंड की जो राजधानी है रांची है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है। फिर यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम की जो राजधानी हमारी क्या है, गंगटोक है। ठीक इसी तरह की पूर्वी तरह अरुणाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। तो ठीक इसी तरह फिर क्या है, नागालैंड है, इसकी राजधानी कोहिमा है। फिर मणिपुर है, इसकी राजधानी इम्फाल है। मिजोरम है, इसकी राजधानी क्या है, आइजोल है। त्रिपुरा है, इसकी राजधानी अगरतला है। फिर क्या है, मेघालय है, इसकी राजधानी क्या है, शिलांग है। फिर असम, असम की राजधानी दिसपुर। तो इसी तरह आप क्या है सारे मैप कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही साथ भारत की जो है आपके क्या है पड़ोसी देशों को भी याद रखना है। फिर यहाँ पर आपका क्या है, केरल, केरल की क्या है, तिरुवनंतपुरम राजधानी है। फिर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो बाकी के हम सभी राज्यों को डिस्कस, इनकी राजधानी को डिस्कस कर चुके हैं। तो साथ ही साथ आपको क्या है एक और चीज़ डिस्कस करना है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनको भी आप याद रखना है। जैसे कि आपकी जो ये पाकिस्तान आपके होंगे, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका को भी देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि सबसे जो ज़्यादा जो सीमा लगी हुई है हमारे क्या, ये बांग्लादेश से लगी हुई है। और सबसे जो कम सीमा है अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान से। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ था, ये आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या है, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है ये तीन तरफ से ये घिरा हुआ है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर एग्जाम में अक्सर पूछता है। चार या पांच आपके जो है, चार पांच राज्यों का नाम दे देगा, इसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे क्या कर्क रेखा होकर गुजरती नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से क्या है ये गुजरती है। तो इसकी जो अक्षांशीय विस्तार है ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तर में और दक्षिण में दोनों में बराबर में क्या है, ग्लोब में ये क्या है 23.5 डिग्री। जैसे आप ग्लोब आप यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर ग्लोब में आप देखते हैं कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो जो 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा। ठीक, इसके उत्तर में भी क्या 23.5 डिग्री है आपके, और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री है। तो ये जो उत्तर वाला आपका है, जो उत्तर वाला आपका ये कर्क रेखा है, और ठीक दक्षिण में से क्या है, मकर रेखा है। तो इसे भी आप समझें और समझने की कोशिश करिए। तो फिर यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कर्क रेखा पश्चिम से, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला कर्क रेखा गुजरात आपका है, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो उड़ीसा से, उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। और फिर यहाँ पर हमें क्या है, मानक यमोत्तर रेखा को देखना है, जो भारत के क्या अक्षांशीय विस्तार, सॉरी देशांतरी विस्तार है आपका है, ये मानक समय है। ये जो है 82.5, आप देख पा रहे हैं कि 82.5 ये क्या है, कहाँ से गुजरती है, ये हमारी क्या है सॉरी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में एक नैनी है, नैनी जगह से ये गुजरती है। इसका जो मान क्या है 82.5 पूर्वी देशांतर। ये हमारी देशांतर रेखा जो है मानक है यमोत्तर रेखा है, जो 82.5 है, जिससे क्या है पूरे देश का क्या है समय निर्धारित किया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट मैप पे आपको यहाँ पर केवल जानकारी ज़्यादा प्राप्त नहीं करना है, फिलहाल हमें क्या यहाँ पर अभी क्या इनकी लोकेशन को देखना है भारत में। तो ये याद रखें कि मानक यमोत्तर जो रेखा ये 42.82 पूर्वी देशांतर है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के नैनी जगह से क्या ये गुजरती है। अब बाकी कर्क रेखा को आपको ध्यान रखना है कि ये 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो चलिए हम नेक्स्ट मैप में देखते हैं। तो पार्ट 2 हमारा क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है हर एग्जाम में से क्वेश्चन होते आते हैं, चाहे मैप में हो चाहे वैसे थ्योरी में ही। तो भारत की क्या भौतिक लक्षण यानी भारत के भौतिक विभाजन को देखना है। तो इसमें हमें पर्वत के बारे में देखना है। पर्वत में काराकोरम श्रेणी, जासकर, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट। फिर पर्वत में हमें देखना है केटू क्या है, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी। पठार में हमें दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार। फिर तटीय मैदान को भी देखना है, कोंकण, मालाबार, कोरमंडल, उत्तरी सरकार। तो इनको क्या है मैप में हमें दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें भारत के मैप में ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पर्वत के बारे में। तो हमारे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसके बारे में कि क्या है, आप देख रहे हैं कि भारत के मैप में सबसे उत्तरी छोर पे क्या है, काराकोरम श्रेणियाँ। काराकोरम श्रेणी जो ये कहाँ पर किस राज्य में है, लद्दाख राज्य में है। फिर इसके दक्षिण में क्या है, जास्कर श्रेणी है। तो जास्कर श्रेणी को भी आप देखिए काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसके फिर दक्षिण में आप देख रहे हैं शिवालिक श्रेणी। तो इस तरह से क्या हमने की जो पर्वत श्रेणी है इसमें काराकोरम, जास्कर, शिवालिक श्रेणी को हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिए। साथ ही साथ फिर यहाँ पर आप राजस्थान की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि अरावली श्रेणी है। तो ये ठीक क्या है, राजस्थान के मध्य में स्थित है। तो इसे भी आप याद रखें। यहाँ पर केवल हमारा क्या है, इन्हें क्या है मैप में दर्शाना है। आगे देख रहे हैं फिर सतपुड़ा। सतपुड़ा की जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं कि विंध्याचल श्रेणी के क्या है दक्षिण में है, और ये जो क्या है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद आपको देखना है कि सतपुड़ा के बाद फिर इसके बाद क्या है, पश्चिमी घाट को देखना है आपको, और फिर पूर्वी घाट। पश्चिमी जो घाट हमारी है ये क्या है लगातार है, और जो पूर्वी घाट है ये कटा छटा है। तो इसे भी आप ध्यान दें। अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें पर्वत शिखर के बारे में देखते हैं कि जो हिमालय की जो पर्वत शिखर हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम पर्वत शिखरों में हम देखते हैं केटू की आप लोकेशन देख रहे हैं कि ये क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य में उत्तर की तरफ है ये। तो इसकी जो ऊंचाई है केटू की है ये 8611 मीटर है। तो इसको भी आप याद रखें, क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है भारत की, यानी कि ये भारत में अभी पाक अधिकृत क्षेत्र में है। लेकिन अगर भारत में स्थित आपसे पूछे तो आपको कंचनजंगा बताना है। फिर दूसरे नंबर पे जो है हमारा जो चोटी है ये आपका क्या है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारी जो है पर्वत शिखर है यहाँ पर क्या है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, आपको ऊंचाई जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ये ऊंचाई नहीं पूछेगा, कि आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ऊंचाई हमारी कितनी है कि 8598 मीटर है। तो आप इसे याद रखें और इनकी लोकेशन को आप सही तरीके से आप देखिए। फिर आपको क्या है फाइंड आउट करना है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी देखिए दक्षिण में है, आप देख रहे हैं कि केरल राज्य में ये स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है कि इसकी ऊंचाई आपकी 2695 मीटर है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही साथ क्या है, पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे भी आप याद रखें। अब देखते हैं पठार के बारे में हम। तो पठार में हमें देखना है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दक्कन का पठार है ये आपके ऐसे पूरे साउथ के दक्षिण में आप ऐसे ये फैला हुआ है। तो आप इसे भी ध्यान दें कि दक्कन का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार आप देख रहे हैं यहाँ पर फैला हुआ है, झारखंड की तरफ फैला हुआ है। झारखंड यहाँ पर इसकी लोकेशन आप देख लीजिए।
और साथ ही साथ इसके मालवा का पठार भी है। इसकी लोकेशन को आप देख लीजिए कि ये राजस्थान के क्या है, पूरब की तरफ है ये है मालवा का पठार। तो क्या है, ये आपको केवल भारत के मैप में इनकी क्या है लोकेशन को आपको देखना है, क्योंकि अगर मैप में आएगा फिल करने के लिए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आप फिल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इनकी लोकेशन को ये बात देखना आपका ज़रूरी है। अब चलिए हम देखते हैं कि तटीय मैदान को भी देखते हैं कि तटीय मैदान। तो सबसे पहले हम देखते हैं तटीय मैदान में हम कोंकण तट। तो कोंकण तट को आप यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये जो आपका कोंकण तटीय जो मैदान है ये कहाँ कहाँ है, ये आपके अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र से लेके क्या है आपके गोवा तक ये फैला हुआ है। फिर इसके नीचे जैसे भी आप आते हैं कन्नड़ तट है, लेकिन आपको क्या है ये मैप में आपके सिलेबस में ये नहीं है। फिर इसके बाद जैसे आप नीचे आते हैं आपको फिर देखना है कि मालाबार तट जो आपका ये आप देख रहे हैं मैप में, ये आपके क्या है कर्नाटक से लेकर केरल तक ये मालाबार तट है। फिर अब क्या है जैसे ही हम जाते हैं आपके पूर्वी तट की तरफ, तो यहाँ पर क्या है कोरोमंडल तट। तो ये कोरोमंडल जो तट है ये आपके क्या है तमिलनाडु राज्य तक ये है। फिर जैसे ऊपर हम जाते हैं तो ये आंध्र प्रदेश की तरफ क्या है उत्तरी सरकार। तो इसकी भी लोकेशन आप मैप में देख लीजिए कि जैसे एग्जाम में अगर आए तो आप सही तरीके से फिल कर सकें। लोकेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको सेम टू सेम करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अब हम भूगोल के चैप्टर 3 को करते हैं अपवाह तंत्र। ध्यान रहे कि इस चैप्टर से केवल क्या है मानचित्र के प्रश्न ही आएंगे। तो इसमें हमें क्या आपको देखना है नदियों के बारे में देखना है। नदियाँ दो प्रकार की, जैसे हिमालय नदी तंत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियों में आपको 3 सिंधु गंगा सतलुज। फिर प्रायद्वीपीय नदी में आपको नर्मदा, तापी या ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। फिर इसके साथ साथ झील के बारे में देखना है, वूलर झील है, पुलिकट झील, सांबर झील और चिल्का झील। तो चलिए हम इनकी लोकेशन को भारत के मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हिमालय जो नदी तंत्र, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं इनके बारे में हम देखेंगे, सिंधु गंगा और सतलुज के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में हम देख रहे हैं कि जो सिंधु नदी जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि सिंधु नदी ऐसे निकल रही है तिब्बत के मानसरोवर झील से, ये निकलते हुए क्या लद्दाख से प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में ये गिर जाती है। तो इसे आप याद रखें, ये क्या है हमारी ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी की लोकेशन को भी आप सही तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो आप इसकी जो लोकेशन को सही तरीके से फिल कर सके। तो फिर ठीक इसके नीचे आप देख रहे हैं कि सतलज जो नदी है ये भी क्या है सतलज नदी ये भी क्या है तिब्बत के पास में, सतलज नदी जो है ये भी क्या है तिब्बत के पास में मानसरोवर जिले के पास में एक क्या है राक्षस है ताल है, वहीं से ये क्या है निकलती है। फिर क्या ये हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए क्या है पाकिस्तान में होते हुए ये क्या है सिंधु नदी में ये मिल जाती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वहीं से निकलते हुए क्या है सिंधु नदी में मिल जाती है, और ये क्या है सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है। तो इसे भी आप याद रखें। फिर इसके बाद हम क्या है गंगा नदी को फाइंड आउट करते हैं। तो गंगा नदी को आप देख लीजिए, हालांकि यहाँ पर ये सही नहीं दिया गया है। तो गंगा नदी क्या है उत्तराखंड से ये निकलती है, और ये उत्तराखंड के कहाँ से उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। और फिर ये क्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए क्या ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। लेकिन ये क्या है कि आगे जाते हुए ये गंगा क्या है 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग जो पश्चिम बंगाल में जो हुगली के नाम से है, और दूसरा भाग क्या है बांग्लादेश में प्रवेश कर लेता है। और जब ये गंगा जो है ये आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और साथ ही साथ हम ब्रह्मपुत्र नदी की भी चर्चा कर लेते हैं, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी है जब तिब्बत में पठार से जब ये निकलती है तो वहाँ पर उसका नाम होता है सांगपो। फिर जैसे ये क्या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसका जो नाम हो जाता है दिहांग। और फिर ये नदी जो हमारे आसाम में प्रवेश करती है असम में, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर ये नदी जैसे ही आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और फिर यहाँ पर फिर जो जमुना
यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब ये मिलती है, इसकी जो संयुक्त धारा है तो इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखें। हालांकि ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल अभी आपको क्या है ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान नहीं देना है। अब हमें क्या है दक्षिण भारत की नदियों को देखना है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमें क्या है नर्मदा नदी के बारे में देखना है। तो नर्मदा नदी की हम मैप में देख पा रहे हैं कि जो नर्मदा नदी है ये क्या छत्तीसगढ़ में क्या है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और ये क्या है मध्य प्रदेश में होते हुए क्या है अरब सागर में ये गिर जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखें। फिर इसके ठीक नीचे क्या है हमारा जो है ताप्ती नदी, ये भी क्या है कि उसके समानांतर बहती है, और ये भी क्या है अरब सागर में ही गिरती है। तो ये दो नदियाँ जो है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो इसको भी आप याद रखें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि महानदी, जो हमारी महानदी है ये क्या है उड़ीसा राज्य से निकलती हुई क्या है बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारी गोदावरी नदी को आप देख रहे हैं ये क्या पश्चिमी घाट से निकलती है, ये पश्चिमी घाट से निकलती हुई है और तेलंगाना होते हुए क्या है ये आंध्र प्रदेश में होते हुए ये क्या बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो ये क्या है दक्षिण की क्या सबसे बड़ी नदी है, और इसे क्या है कई नामों से भी जानते हैं, कभी कभी इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल आप ये भी अभी इतना याद रखिए कि जो ये आपकी गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की क्या है सबसे बड़ी नदी है। चलिए हम देखते हैं अगली नदी को। तो हमारी जो अगली नदी क्या है कृष्णा नदी है। तो हमारी जो कृष्णा नदी है ये भी क्या है पश्चिमी घाट से निकलती है, और ये क्या है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में हम देखते हैं कावेरी नदी भी क्या है पश्चिमी घाट से केरल से होते हुए क्या तमिलनाडु से होते हुए क्या है ये भी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से हमने क्या है भारत की नदियों के बारे में हमने इनकी लोकेशन को हमने देखा। तो इस वीडियो को एक या दो बार आप ज़रूर देख लीजिए, जिससे सारे मैप आपको कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जितने लोग आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ही ये कम महत्वपूर्ण मैप है, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया कि जितने सिलेबस हैं आप उस सभी सिलेबस को क्या है इस वीडियो में कंप्यूटर रूप से क्या है फिल किया गया है। तो चलिए अब इसमें हम क्या है इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं जो झीलें हैं। तो झील को भी सही तरीके से आप कर पाएंगे। तो झील में हमें देखना है कि वूलर झील। तो ये जो वूलर झील है आपके ये कहाँ पर है। तो वूलर झील आपके क्या है जम्मू कश्मीर राज्य में है, और सांभर झील क्या है ये भी राजस्थान राज्य में है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ क्या है चिल्का झील। तो जो चिल्का झील है आपके क्या है ये उड़ीसा राज्य में है, तो इसे भी आप याद रखें। चिल्का झील क्या उड़ीसा राज्य में है। आप ही साथ साथ क्या है पुलिकट झील, ये भी कहाँ पर है ये आपके क्या है आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो इसे भी आप याद रखें, जिससे क्या है आपसे क्या है गलती होने ना पाए। आपको केवल फाइंड आउट करना है कि कौन सी झील किस राज्य में है। अगर आपको क्या है इस सारे मैप की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे फॉलो करें, और वहाँ पर आप मैसेज करें, तो आपको इजीली तरीके से क्या है मैप की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको प्रैक्टिस बार बार करके आप अच्छा इसको कर पाएँ। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है चैप्टर 4 जलवायु। चैप्टर 4 है जलवायु में हमें देखना है केवल कि 20 सेंटीमीटर से जो कम तथा 400 सेंटीमीटर से जो अधिक वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं इनको ही क्या है हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इनकी लोकेशन को। तो आपको इसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि 20 सेंटीमीटर से जो कम है जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है, तो इस राज्य में आपको आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका क्या है ये राजस्थान है, ये पश्चिमी जहाँ पर अब जैसलमेर है आपका आ जाएगा। और साथ ही साथ क्या है ये लद्दाख का जो क्षेत्र है इसको भी आप याद रखें, ये हमारे क्या है 20 सेंटीमीटर से भी यहाँ पर कम वर्षा होती है। फिर आपको देखना है यहाँ पर कि जहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है जो 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो इसमें कौन कौन से हमारे राज्य आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो राज्य आ जाएंगे आपको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पश्चिमी घाट, और साथ ही साथ आप
पश्चिमी राज्य के साथ साथ आपको क्या आ जाएंगे इसमें, पश्चिमी घाट के साथ साथ आपके कुछ इसमें आपके जो मेघालय आ जाएगा आपका, और अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट और असम के। तो इस तरह से इस मैप में हमें केवल दो ही देखना था कि 20 सेंटीमीटर से जो कम वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है, और 400 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम पाँचवें चैप्टर की तरफ, एवं आखिरी चैप्टर हमारा है ये। तो इसमें हमें करना क्या है कि केवल हमें प्राकृतिक वनस्पति तथा ये वन्यजीव, तो इसमें आपको क्या है कुछ वनस्पतियां हैं जो इनको फाइंड आउट करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन और पर्वतीय वन, मैग्रोव यानी कि जो दलदली हैं, डेल्टाई जो वन है इनको देखना है। साथ ही राष्ट्रीय पार्क को देखना है, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल, मानस। फिर पक्षी अभ्यारण्य को देखना है जिसमें भरतपुर है, रंगनथीटो है। और इसके साथ ही आपको एक और देखना है कि वन्यजीव अभ्यारण्य सरिस्का, मधुमलाई, राजाजी, तचेगामा। तो इन्हें क्या है भारत के मैप में इनको लोकेट करना है। तो चलिए हम देखते हैं इनको। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। अगर आप चाहते हैं कि हमें 5 नंबर इस मैप में पूरे मिलें, तो इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखें, और साथ ही साथ ब्लैंक मैप लेकर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पर्वतीय वन के बारे में। तो पर्वतीय वन जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये पर्वतों में ही पाए जाने वाली ये वन है, क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट होता है कि पर्वतीय वन। तो यहाँ पर अगर आपको इसका जो आप भारत के मैप में इसको लोकेट ना कर पाएँ, फिर भी आप अंदाज़ा से जो जो पर्वतीय जो राज्य हमारे हैं आप उसी को ही फिल करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर हमें देखने के पर्वतीय राज्य में हमारा लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर इसमें आ गया आपका, उत्तराखंड भी आपके आ गया, सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश हमारा इसमें आ गया। तो इसको भी आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद हम देखते हैं वर्षावन। तो वर्षावन में आप जानते हैं कि ये क्या है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो यह इसमें आप लक्षद्वीप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार, और ये पश्चिमी घाट, और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, और ये अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी ये आपके राज्य हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशेषता यही कि यहाँ पर हमेशा जो बारिश होती रहती है, और ये सारे जो पेड़ पौधे हैं ये अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या सदाबहार वन भी कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखें। फिर हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है ये 70 से लेकर क्या है 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब पूरे भारत में ये सबसे ज़्यादा ये फैले हुए हैं, और इसको आप देख लीजिए। तो ये इसको भी आप याद रखें। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पर्वतीय वन हमने कंप्लीट कर लिया। और फिर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये जो हमारे रेगिस्तानी जो है मरुस्थलीय इनको कह लीजिए, या रेगिस्तानी आप कह लीजिए, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है ये हमारे। तो ये आपके क्या है पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के भी कुछ क्षेत्र हैं आपके, और महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, तेलंगाना के भी कुछ क्षेत्र, और कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्र यहाँ पर क्या है कंटीले वन में आपके आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं मैग्रोव वन। मैग्रोव वन का मतलब होता है वही दलदली क्षेत्र, यानी डेल्टाई जो क्षेत्र है। तो ये कहाँ कहाँ पर है आपके पश्चिम बंगाल के कुछ भाग तक फैला हुआ है ये। तो हमने देखा कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन की को क्या है हमने मैप में सही तरीके से इसकी लोकेशन को हमने देखा। अब चलिए थोड़ा सा आगे मैप को हम लेकर चलते हैं, जिसमें क्या है महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पार्क, पक्षी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य को हम देखने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा दाची गामा है,
जो हमारा दाची गामा है, जो हमारा दाची गामा है ये वन्य जीव अभयारण्य है। ये कहाँ पर है? ये हमारे क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो इसे भी आप याद रखें। आप ही राजा जी जो है हमारा, ये कहाँ पर? ये भी उत्तराखंड राज्य में है, तो इसे भी आप याद रखें। फिर साथ साथ सरिस्का, सरिस्का भी कहाँ पर है? ये राजस्थान राज्य में है, तो इसे भी आप याद रखें। फिर इसके बाद मधुमलाई, ये कहाँ पर? ये भी तमिलनाडु राज्य में है। तो ये वन्य जीव अभयारण्य थे, तो इसकी भी लोकेशन भारत में, आप भारत के मैप में आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसको क्या है, सही तरीके से दर्शा सकें। लोकेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। साथ ही साथ फिर देखते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है, चार राष्ट्रीय उद्यान यानी राष्ट्रीय पार्क आपके हैं कौन कौन से हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि ये उत्तराखंड राज्य में है, सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसके पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया है। फिर मानस और काजीरंगा, ये दोनों क्या है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर? असम राज्य में है। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। और फिर इधर रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पे? आपकी राजस्थान राज्य में है। फिर शिवपुरी और कान्हा, ये दोनों क्या है, मध्य प्रदेश राज्य में है। सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है, तो इसे भी आप ध्यान दें और इनकी लोकेशन को भी आप मैप में देखें। अब हम देखते हैं पक्षी अभयारण्य। पक्षी अभयारण्य केवल दो ही है, इन्हें देखना है। एक आपका क्या है, भरतपुर है जो राजस्थान राज्य में है। दूसरा क्या है, रंगन थीटो, ये भी क्या है, तमिलनाडु के पश्चिमी छोर में है, तो इसे भी आप ध्यान दें। तो आई होप हमने देखा कि इस मैप को हमने इजीली तरीके से कंप्यूटर रूप से किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता लगे कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे। क्योंकि जैसे जैसे आप इसको पसंद करेंगे, हम अगली वीडियो या इससे संबंधित कोई भी मटेरियल होगा हम बहुत जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो साथ ही आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, टेक केयर।